नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपके किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है और वो समाज में एक अलग पहचान बनाई है। उनके किए गए काम समाज में याद भी किए जाते हैं और वो अभी आने वाले वक्त में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। कैसे उनकी संघर्ष यात्रा रही, वो कैसे यहां पहुंचे, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या अधूरा रह गया और क्या उन्होंने पूरा कर लिया, ऐसी हम बहुत सी बातें करते हैं। तो चलिए आज आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। प्रभुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक मंत्री के नाते आप दो अलग अलग पार्टियों में मंत्री की जिम्मेदारी, एक में अब शुरुआत हुई है, एक में आप पहले मंत्री रह चुके हैं। पीछे जो किया उसको आप कैसे याद करते हैं और अब जो करना चाहते हैं कैसे कर पाएंगे, उसको कैसे सोचते हैं? पार्टी अलग जरूर है, लेकिन मेरा लक्ष्य जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास प्राथमिकता पर रहा है और आज भी वही प्राथमिकता है। और विकास में अड़ंगे लगे, इसलिए पार्टी चेंज करना पड़ी। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले की अपेक्षा और बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर पाऊंगा और क्षेत्र का विकास कर पाऊंगा। पहले भी जब मुझे अवसर मिला, जो मेरे हाथ में रहा, मैंने कोशिश की, संघर्ष भी मैंने किया। 3 चुनाव में जीता भी, 3 चुनाव में हारा भी। जब मैं चुनाव हारा तो मैंने दूसरे माध्यम से, एक बार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रायसेन का डायरेक्टर रहा। दूसरी बार जब मेरा टिकट कट गया 2003 में, तो मैं जिला पंचायत का चुनाव भी मैं जीता सामान्य सीट से और जिला पंचायत में कृषि स्थायी समिति का सभापति भी रहा। तो अनेकों कार्यों को हमने अंजाम दिया है सांची विधानसभा क्षेत्र में। चाहे हम बिजली की बात लें, चाहे हम सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज एजुकेशन हो या स्कूल एजुकेशन में काम करने की बात करें, या ग्रामीण अंचल में छोटे छोटे काम, पेयजल समस्या का निराकरण हो, चाहे सीसी रोड का निर्माण हो, चाहे छोटी छोटी पुलियों का निर्माण हो, और कृषि के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लोगों की, किसानों का पैदावार बढ़ सके, उनकी माली हालत सुधर सके और समृद्धशाली हो सके, इसके लिए मैंने कोशिश की। पिछले 1.25 साल जब मैं स्कूल शिक्षा मंत्री रहा, मैं काफी कुछ करना चाहता था, लेकिन जितना मेरे अधिकार क्षेत्र में था मैंने काफी कुछ प्रयास किए और आपने देखा कि अभी जो 10वीं का रिजल्ट आया है पहले से बेहतर आया है। हमें उम्मीद थी और हम एक्सपेक्टेड, ठीक है इस बार इतना ही रिजल्ट आएगा, लेकिन आने वाले आप समय में देखेंगे जो हमने सुधार की प्रक्रिया अपनाई थी उसका रिजल्ट आगे आएगा। चाहे हमने स्कूल के रिजल्ट जो थे पिछले वर्षों का, हमने उसका विश्लेषण किया था। जहां जहां 30% से कम रिजल्ट आए थे, उन संभागों को, उन जिलों को हमने टारगेट किया था और उनको और बेहतर रिजल्ट आ सके, इंप्रूवमेंट कर सकें। अभी जो 1 साल में हमने काम किए थे उसका पूरी तरीके से जो लाभ था अभी नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो स्कूली शिक्षा अभियान में जो हमने कदम उठाए, चाहे 5वीं और 8वीं की परीक्षा की बात करें हम, चाहे एनसीईआरटी के कोर्स की बात करें हम, चाहे शिक्षकों के हमने
प्रशिक्षण देने की बात करें हम, चाहे प्राचार्यों को प्रशिक्षण देने की बात करें, चाहे हमने साउथ कोरिया ट्रिप हमारे अधिकारी और प्राचार्यों को भेजा, हमने आईआईएम लखनऊ में भी हमारे अधिकारियों को भेजा। लगातार हमने जो प्रयास किए, डायरेक्ट हमने प्राचार्यों से बातचीत भी की, संभागीय समीक्षाएं की, जिसका आने वाले समय में जो हमने सुधार किए हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अभी भी हमारे क्षेत्र में भी हमने कई जगहों पर, चाहे हम मेरे विधानसभा क्षेत्र के गैरतगंज के स्कूल की बात करें, गर्ल्स के लिए कोई बिल्डिंग नहीं थी, 1 करोड़ की मैंने स्वीकृत करवाई। रायसेन में जो गर्ल्स स्कूल थी वहां हमने स्मार्ट क्लास और भी इंप्रूवमेंट जो थे वो हमने किए। दूसरे स्कूल देगांव का जो स्कूल था उसमें हम उसको तो मॉडल स्कूल करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी मॉडल स्कूल को छिंदवाड़ा ले गए। फिर भी हम अब कोशिश कर रहे हैं। अन्य जगहों पे स्कूलों में कई जगहों पर बाउंड्री वाल नहीं थे, उनको हमने मंजूरी करी। कहीं अतिरिक्त आपने शिक्षा मंत्री रहे, जो अपने स्तर पर प्रयास थे वो किए और रिजल्ट अच्छे आए। तबादले बहुत बड़े पैमाने पर आपके समय में हुए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे कर पाए आप? ऑनलाइन हम लोगों ने किया। लगभग 35,000 से ज्यादा शिक्षकों के जो लोग दूर दूर थे, पहले संविलियन हम लोगों ने किया शिक्षकों का। संविलियन करने के बाद उनका जो सेवा शर्तें थी वो उसको हमने लागू किया। भर्ती की प्रक्रिया भी जो शिक्षकों की कमी थी वो भी हमने की, जिसको बिल्कुल आज प्रोसेस मेरे ख्याल से के उसके रिजल्ट्स भी जो हमारे आ चुके हैं और अब उनकी जल्दी नियुक्ति होगी, जिससे सब जगहों पर शिक्षक भी उपलब्ध होंगे। और जो लोग शिक्षक दूर दूर थे उनका ऑनलाइन ट्रांसफर से वो घर के परिवार के करीब आए, जिससे वो मन लगाकर अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार कार्य बेहतर ढंग से कर सके। पिछली सरकार में आपने कई बड़े काम किए, खासतौर से तबादला, ऑनलाइन तबादला जो है, और उसमें एक भी शिकायत नहीं आई, आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का। नहीं तो तबादले में बहुत ढेर सारे आरोप लगते हैं। तबादले उद्योग का बहुत जिक्र होता है, लेकिन आपके विभाग में इसका जिक्र नहीं हुआ। इसके साथ ही आप ने टूर पर भेजा, विदेश में भेजा, जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, शिक्षकों को अलग अलग मॉडल पर काम करने की एक कोशिश की जाती रही। और साथ में ये भी चर्चा ये होती है कि आप बहुत हद तक अपने काम कर पाए अपने विभाग में, और आप सबसे ज्यादा जो आपको जो बुरा लगा, जो आप हर्ट हुए, वो इस बात से हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो महत्व नहीं मिल रहा था पार्टी में। इंटरव्यू के दौरान आपने ये बात कही भी है। तो क्या सबसे बड़ी वजह यही थी आपकी पार्टी छोड़ने की? सबसे बड़ी वजह जो क्षेत्र के विकास में हम लोग करना चाहते थे उसमें तवज्जो न देना, कार्यकर्ताओं की अनसुनी करना, विधायकों की अनसुनी करना, सिंधिया जी से जुड़े हुए जो मंत्री थे उनको भी इग्नोर करना, उनके जो विकास जो वादे किए थे, जैसे 10 दिन में कर्ज माफ करने की बात की थी, उसको हम लोगों ने कहा तो उसको भी जितना तरीके से करना चाहिए थे वो नहीं करे। जगह जगहों पर जब लोग वचन जो दिए थे वो उनको बात को उठाया गया तो उसको भी इग्नोर किया गया। तो जो हम लोगों ने वचन दिए थे उनको हम पूरे नहीं कर पाए। दूसरी, जब उनकी बात को हम लोगों ने रखा, सिंधिया जी ने रखा, तो सिंधिया जी से कहा गया कि आप सड़क पर उतर जाओ। तो काम की सुनवाई ना होना, लोगों को इग्नोर करना, जो हम लोगों ने वचन दिए उनको पूरा ना। जहां तक मुझे याद है, सिंधिया जी ने संविदा शिक्षकों के बीच में जाकर कहा था कि अगर वादे पूरे नहीं होंगे, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो मैं सड़क पर भी उतरूंगा। और मुझे लगता है कि वो वर्तमान के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सबके काम होंगे, आगे उतरना पड़ेगा, शायद वो इस तरह की बात कह रहे थे। और मीडिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री से पूछा कि वो सड़क पर उतर जाएंगे, तो उन्होंने कहा उतर जाए। और उसके बाद अब जो वो संविदा शिक्षक है, या वो जो वचन, जिन वचन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको लेकर आप जनता में चुनाव जीत कर आए थे, आपने एक सरकार बनाई थी, किसानों के कर्ज माफी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब कैसे इस सरकार से वो कैसे मनवाएंगे? और जिसके लिए सिंधिया जी सड़क पर उतरने वाले थे संविदा शिक्षकों के लिए, उसको कैसे करेंगे? जो भी बातें
उस समय सरकार बनाने के लिए की गई थी, उन बातों को जब पब्लिक ने उनसे कहा तो उन्होंने रखा। जो वचन थे उनको, जिसने वचन किए उसको वो उस सरकार के लिए वो करना चाहिए था, या उसके अलावे भी और बहुत सारे क्षेत्र के काम थे। मैं कैबिनेट मंत्री था, मैंने सांची नगर पंचायत में 2 रोडों का भूमि पूजन किया, शुरुआत कर दी। गैरतगंज में एक कम्युनिटी हॉल था, उसकी शुरुआत कर दी, सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। जिन कामों को हम उस सरकार के अंग थे, हम शुभारंभ कर रहे हैं, स्वीकृति जिसकी हो गई है उसको निरस्त नहीं होना चाहिए था। ऐसे अनेक और भी काम थे, जैसे मैंने कहा कि हम चाहते थे, मैं स्कूल शिक्षा मंत्री था, हमारे यहाँ मॉडल स्कूल में खोली, मॉडल यहाँ नहीं खोल रहा है, वहां ले जा रहा है। क्या तो सारा विकास को छिंदवाड़ा नहीं होता? मॉडल स्कूल के लिए क्या कहा गया कि अगले सत्र में खोल देंगे? नहीं, उन्होंने कहा छिंदवाड़ा में प्राथमिक थे। जैसे विभाग से आया तो उन्होंने छिंदवाड़ा के लिए कर दिया गया, जबकि पूर्व के शिक्षा मंत्री बहुत सारे जो भी रहे उन्होंने अपने क्षेत्र में खुलवाए थे। मैं भी चाहता था मेरे क्षेत्र में होना चाहिए। शिक्षा मंत्री के नाते आपका अधिकार भी बनता है कि आप मेरा बनता है कम से कम हाँ। मॉडल स्कूल खोले। तो ये जो सरकार, ये आप कह रहे हैं जो आपने भूमि पूजन किए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया, उसके पीछे कोई कारण बताया गया या उसके लिए क्या कहा गया? क्या नहीं, हमसे तो कोई पूछा ही नहीं गया। जब तो अगर उन्हें निरस्त करे थे तो उन्हें पहले पूछना चाहिए था विभाग या जो मंत्री थे या जो भी लोग थे, तो भाई इनकी क्या पोजीशन है। इसकी स्वीकृति दी थी तो उसका काम शुभारंभ हो गया, टेंडर लग गया, उसके बाद निरस्त किए जा रहे थे। ये तो एक अपमान। तो ये क्या अधिकारियों के स्तर पर इस तरह की चीजें हुई, इसलिए कि जिस विभाग से वो किए गए होंगे उस विभाग के भी कोई मंत्री रहे? हाँ, उन विभाग के मंत्रियों, उन मंत्रियों से भी आपने कोई चर्चा की? मुख्यमंत्री का तो मुझे लगता नहीं है सीधे इस तरह की चीजों से कोई वास्ता रहा। समय के ये मंत्रियों से भी बात की गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आने वाले वक्त में अब आप फिर से नए सिरे से शपथ ले ली? अभी जैसे ये इस प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, मैंने अनेक काम जो पेंडिंग थे उनका मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, और कई कामों को उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। जैसे मेरे यहाँ सिमरिया गुन्नोटा एक हैदरगढ़ रोड था, उस पर 4 नदियां पड़ती हैं, उसके पुल निर्माण होना थे, क्योंकि बरसात में आवागमन बंद हो जाता था। उस समय भी मैंने लिखा तो कुछ नहीं हुआ। अभी हमने जब शिवराज सिंह जी से कहा तो उन्होंने 4 पुलों की स्वीकृति दे दी, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। 2 डैम थे हमारे गैरतगंज में, एक खोड़ी टेका पार का डैम था, एक हमारे हिनोतिया खालसा का जो डैम था, जिससे कि सिंचाई की क्षमता, किसान लोग हमसे बात कर रहे थे। अभी हमने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कहा, उन्होंने उसकी स्वीकृति कर दी। मतलब ये आपकी व्यक्तिगत बात उन्होंने मान ली, आपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई बात कही, आपकी मान ली, लेकिन 15 साल में तो नहीं किया गया था इन सारे कामों को। शिवराज जी 13 साल तो मुख्यमंत्री थे, तो क्या उस समय के जनप्रतिनिधि उतनी मजबूती से नहीं करा पाए? आपने बहुत बेहतर ढंग से उसको रखा। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हम जनता के बीच में जाते हैं, मैं कौन ने किया कौन ने नहीं किया उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अगर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी बात को उठाएं और उनकी बात को पूरा करें। हमें चुना है जनता ने, बिल्कुल, तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है, और हम जनता के बीच में रहते हैं हमेशा। जब हम चुनाव हारे तब भी हम जनता के बीच में रहे, जब हमें पुरानी पार्टी ने कई बार हमको टिकट नहीं दिया तो भी हम जनता के बीच में रहे, विधायक बने तो हम रहे, मंत्री बने, अलग अलग ढंग से आपने जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा की। बिल्कुल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से चर्चा करेंगे कि वो यहाँ तक कैसे आए, संघर्ष किया उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई की, प्रैक्टिस भी की, और उन सब के लिए वो समय कैसे निकाल पाए। जब कभी जीते तो क्या हुआ, जब कभी हारे तो क्या हुआ। आने वाले समय में एक ही पंचवर्षीय में 2 चुनाव लड़ने का एक नया अनुभव है उनका। दूसरा चुनाव भी उन्हें लड़ना होगा, कोरोना संक्रमण काल है, एक चिकित्सक भी है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इन सारी तरह की चीजों को समझेंगे। और ये जो महाराज का आजकल टाइगर अभी जिंदा है वो है, तो क्या वो भी टाइगर है या टाइगर महाराज ही हैं, उनके साथ सारे लोग हैं, उनकी टीम का हिस्सा है, वो भी उनसे हम समझेंगे। जीवन
जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य साकार हो रहा है मध्य प्रदेश की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार मिशन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की दूरदर्शी विचारधारा ने अब वास्तविक रूप ले लिया है। 4,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कुल 750 मेगावाट क्षमता वाले इस सौर ऊर्जा पावर प्लांट की 24% बिजली से दिल्ली मेट्रो और शेष बिजली से मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक मध्य प्रदेश के रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पावर प्लांट का लोकार्पण 10 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 10 जुलाई 2020 प्रातः 11 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तथा टीवी चैनल्स पर देखा जा सकेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं। प्रभुराम जी, चुनाव लड़ा आपने, जिनके सामने चुनाव लड़ते रहे अब उन्हीं की पार्टी में आप हैं। यहां आप नए नए हैं, वो बहुत पुराने हैं, और बहुत ढेर सारे लोग वहां बहुत लंबे समय से हैं। जो अपने थे कल तक, उनमें से बहुत पराये हो गए हैं। जो आपके प्रतिद्वंदी थे या जो पराये थे, आपके खिलाफ प्रचार करते थे, अब आपके पक्ष में प्रचार करेंगे, और जो पक्ष में करते थे वो खिलाफ प्रचार करेंगे। तो ऐसी बहुत ढेर सारी चीजें हैं। तो कैसे इसमें सामने बैठाएंगे, कैसे लड़ेंगे वो चुनाव, इसलिए कि अभी तो दोस्त और दुश्मन की बहुत पहचान भी नहीं हुई होगी। पहली बात तो यह है कि मेरा दुश्मन कोई है नहीं है, और ना मैं किसी को दुश्मन मानता हूं। रही बात पार्टी की, तो जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में वरिष्ठ नेता भी रहे, अन्य नेता भी रहे, कार्यकर्ता भी रहे, उनसे मेरे सबसे मधुर संबंध है। जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी वहां पर रहे, उन्होंने काम किया, उनसे मिलकर हम काम कर रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। वो मेरे मेडिकल कॉलेज में भी सीनियर थे, और जब मैं राजनीति में आऊं उसके पहले भी वो राजनीति में भी सीनियर थे, और समय समय पर मैं उनसे मार्गदर्शन भी लेता हूं। और हम सब लोग मिलकर वहां के क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर संपर्क करके हम जनता के बीच में जा भी रहे हैं, आगे भी जाएंगे, रहेंगे भी। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर जो सांची विधानसभा क्षेत्र का जो हमने पहले विकास किया है, और अभी बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में कि जिसको विकास अभी अधूरे रह गए हैं, उनका हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। आप एक चिकित्सक भी हैं और शिक्षा मंत्री के तौर पर आप काम भी कर चुके हैं। किस मंत्री के तौर पर आप काम करना पसंद करेंगे? देखिए, मेरे पसंद इसमें मायने नहीं रखती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री जी आदरणीय सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो मुझे जिम्मेदारी देगा मैं बाखूबी उसको निभाने का प्रयास करूंगा और जनता की सेवा करने का। कोई इच्छा बताइए, आपने कुछ इच्छा बताई है? नहीं, मैंने कोई अपनी इच्छा ऐसी। लेकिन हर व्यक्ति को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, वो करना बहुत पसंद करता है कि ये काम करने का मुझे अवसर मिले तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, ये देखिए कि मंत्री बनाना, विभाग देना, ये पार्टी का अपना अधिकार है। पार्टी मुझे किस लायक समझती है, कौन सी जिम्मेदारी देना चाहती है, वो तय करेंगे। इसको तय करना मेरे उसमें नहीं। बिल्कुल जाहिर है, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती है, तो मैं आपको बहुत कुरे दूंगा नहीं। लेकिन एक चीज जरूर पूछूंगा, ये एहसास कब होना शुरू हुआ कि महाराज पार्टी छोड़ देंगे, और ये आप लोगों से कब पूछा गया कि छोड़ना है तो अब चले? ऐसा कुछ, ये कौन सा समय था, या ये संकेत नहीं समझ पाए कांग्रेस के दिग्गज नेता, तत्कालीन मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह? ऐसा क्या हुआ? आप लोगों ने कुछ संकेत दिए, कुछ समझाने की कोशिश की, या जो कुछ किया अचानक किया?
ये सब के लिए पार्टी के विधायकों ने, मंत्रियों ने, कार्यकर्ताओं ने उस समय के मुख्यमंत्री जी को समझाने के बार बार प्रयास किया कि ये नहीं होना चाहिए, ये हम यहाँ पर ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये जनता के हित के काम हैं, इनको करना चाहिए। लेकिन उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। या तो वो खुद ही गिराना चाहते हो या लोगों को इसलिए वो करना चाहते हो, इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। लेकिन समय समय पर आगाह भी किया गया, बताया भी गया, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी अनसुनी की गई। ये रणनीति, ये जिस रणनीति पर आपने काम किया, इस्तीफा दिया, सारे लोगों ने अलग हुए कांग्रेस से, इस रणनीति पर काम आप लोगों ने कब शुरू कर दिया था? कब सोचा आपने कि नहीं अब यहाँ नहीं बात करने वाली? ये एक दिन की बात नहीं है। ये तो जब एक एक करके सबको इग्नोरेंट किया गया, कार्यकर्ताओं का ये असंतोष बढ़ता गया है। जब इस तरीके की बात, जब मैं समझता हूं कि जब उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने सिंधिया जी से कहा कि आप को सड़क पर उतरना है तो उतर जाइए, वो और तो मीडिया से कहा था, कुछ कहा ने उसको जी और मतलब कहना चाहिए कि बढ़ावा दे दिया जो भी जी। उसके बाद से फिर तय कर लिया, इसलिए कि ऑपरेशन लोटस 1 जिसका जिक्र होता है, कुछ विधायक चले गए थे लेकिन वो आप लोग नहीं थे और आप तो यहीं थे। आप लोग यहाँ मीटिंग भी कर रहे थे, आपस में मिल भी रहे थे, मुख्यमंत्री से भी आपका संवाद था उस समय। तो क्या उसके पहले से ही ऐसा सोच लिया था कि नहीं अब नहीं चलना है, या फिर जब वो कुछ हुआ उसके बाद फिर अचानक आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब चलते हैं? नहीं, जो इग्नोरेंस हो रहा था, जिस तरीके से लोगों की उपेक्षा की जा रही थी, लोगों की बात सुनवाई नहीं की जा रही थी, तो ये तो पहले से ही मतलब ये चल रहा था। और जब चरम सीमा पर पहुंचा तो ये निर्णय सामने आ गया। महाराज, टाइगर अभी जिंदा है, काफी चर्चा में है, लगातार 2 दिन उन्होंने कहा, गुरुवार को भी कहा, शुक्रवार को भी कहा और एहसास भी कराने की कोशिश की। और फिर मध्य प्रदेश में टाइगर पॉलिटिक्स बहुत तेजी से बढ़ गई। अचानक टाइगर पर हर तरह की बातचीत होने लगी। आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी आप काम कर रहे हैं और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के साथ भी आपने काम किया है। आपका जुड़ाव शुरुआती दौर में उन्हीं से था, उन्हीं के विरासत के तौर पर आपका जुड़ाव इनसे हुआ। तो दोनों का अपना अपना अंदाज होगा, दोनों का अपना अपना काम करने का तरीका होगा। तो ये टाइगर वाली पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या सोचते हैं और क्या आप अपने आप को भी टाइगर मानते हैं? देखिए, आदरणीय सिंधिया जी ने जो भी कहा वो सोच समझ कर बात करते हैं, नपे तुले शब्दों में बातचीत करते हैं और जो बात करते हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। जो उन्होंने कहा है वो अपने मन से कहा है, तो इसमें कोई टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, तब उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। अब तो आप सरकार का हिस्सा है, आज आप सब मंत्री बन ही गए हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह से जानकारी अंदर खानों से मिलती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो ऐसे समय में टाइगर, जब शिवराज विपक्ष में थे तब वो अपने आप को टाइगर कहते थे, अभी सत्ता में है तो टाइगर कह रहे हैं, तो इसमें भी कोई सामने देखते हैं? देखिए, दोनों वरिष्ठ नेता हैं और दोनों के अपने कार्य करने की एक अमिट छाप है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी हूं, और अब तो दोनों एक हैं तो एक पे 11 हो गए। वही, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, अब क्या हो गया है, हम दोनों का नेता, हम दोनों नेता है, इस तरह का कुछ हो गया। अब ये इसमें परिवर्तन हो गया, इसलिए कि उस समय चुनाव आमने सामने का था, अब मिलकर सरकार चलाएंगे। पहले जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो सिंधिया जी को चेहरे को देखकर ही मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, उस समय उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उससे उसी समय से जनता में और मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ताओं में एक निराशा का वातावरण उसी समय से तैयार हो चुका था। उसको इग्नोर किया गया और आज सिंधिया जी और शिवराज जी
दोनों एक साथ हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विकास की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दोनों एक कर्मठ काम करने की उनकी एक शैली दोनों की है और दोनों की सोच है, और दोनों मिल गए तो अब 1 से 11 होंगे और मध्य प्रदेश का विकास से बहुत आगे जाएगा। क्या आप भविष्य में देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं? आप क्या ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्या सोचते हैं? अब जो भी होगा वो सब सामने आएगा। अभी तो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं कभी भी सिंधिया जी ने पद की पॉलिटिक्स नहीं की है। उन्होंने हमेशा जनसेवा का मार्ग अपनाया है। कभी उन्होंने किसी भी उसमें कहीं इच्छा जाहिर नहीं की कि मुझे ये पद मिलना चाहिए या वो ये मिलना चाहिए। जो वरिष्ठ नेतृत्व ने उन्हें काम सौंपा है वो उन्होंने करा है, और जनता की सेवा के लिए वो पद पर रहे हों तो और नहीं रहे हों तो लगातार आपने देखा कि पिछले जो 15 साल थे जब वो कांग्रेस में थे और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार थी, लेकिन वो पूरे जनता के संपर्क में रहे। सांसद रहे तब भी रहे, सांसद नहीं रहे तब भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे तब भी रहे। हमेशा उन्होंने जनता को सर्वोपरि माना है और विकास का एक लक्ष्य लेकर उन्होंने काम किया। मैं जिक्र कर रहा था, पीछे ले चलता हूं आपको, मैं जिक्र कर रहा था माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के। आपने दोनों के साथ काम किया है, क्या क्या चीजें आप पीछे की कुछ याद करना चाहें? स्वर्गीय कैलाशवादी माधवराव सिंधिया जी के साथ मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और वो एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश में उनको लोग जानते थे, और जब वो कोई बात करते थे, चाहे वो केंद्रीय रेल मंत्री रहे, जब हम सब पूरा देश जानता है कि जब रेल मंत्री थे, जब उन्होंने जो निर्णय लिए, शताब्दी ट्रेन जो देश में आज चलाई गई सबसे फास्ट ट्रेन थी उस वक्त की, वो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की देन थी। जब वो मानव संसाधन मंत्री रहे तब उन्होंने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो काम किया और जो अवसर दिए वो भी आज पूरा देश जानता है। जब वो देश के नागरिक उड्डयन मंत्री थे, जब एक छोटी सी एक विमान दुर्घटना हुई तो उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में कोई पद नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री जैसा पद उन्होंने त्यागा, तो वो एक विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे तो पूरा देश उनको सुनता था। जहां भी बोलते, नेता प्रतिपक्ष उपनेता के रूप में भी उन्होंने काम किया, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। हमेशा उनका देश में एक मान और सम्मान है, और उनकी एक सोच थी, अगर वो और इस देश में रहते तो इस प्रदेश की और देश की एक पलट करते हुए। एक जिस विचार के खिलाफ वो पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, जिस विचारधारा के खिलाफ, यहां तक कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी उनके सामने चुनाव हारना पड़ा। अब आप, उनके उत्तराधिकारी, सारे लोग उसी विचारधारा के साथ जाकर खड़े हो गए, तो यहां खड़े होकर भी आप उन विचारों को यहां भी एक स्थान देंगे जो माधवराव सिंधिया का था स्थान, या कैसे अब उसके साथ सामने कैसे बिठाएंगे? आज देखिए, समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और दुनिया जो चल रही है, दुनिया में हमारे देश को भी आगे निकलना है। भारत की एक अपनी एक भूमिका है और दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनकर उभर सके, तो जो अन्य जो डेवलप कंट्रियां हैं, विकसित जो देश हैं, वो जहां बढ़ रहे हैं उसको भारत को आगे ले जाने के लिए आज की जो आवश्यकताएं हैं, और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिस मजबूती के साथ में देश को आगे बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो नेचुरल रूप से आज देश के लोगों को उनका नेतृत्व को मजबूत भी करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता भी है।
जिस वर्ग से आप आते हैं, एक संघर्ष करके आप यहाँ तक आए भी हैं, आपने चिकित्सा की पढ़ाई की, मेडिकल कॉलेज भी आप गए। जैसा कि पीछे मेरी आपसे चर्चा हुई थी, उस समय आपने मुझे बताया था कि अपने खर्च निकालने के लिए, फीस निकालने के लिए आपने बीड़ी भी बनाई। तो समाज में भी बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और संविधान को लेकर इस समय बहुत तरह की बहस जारी है, आरक्षण को लेकर बहुत तरह की बहस जारी है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ में हमको आगे बढ़ना है। और जो कमजोर वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए भी काम में आज की भी सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में, अगर हम कहें आज कि आज देश में जैसे प्रधानमंत्री आवास निर्माण की बात हम करें, जो लोग बहुत सारे वर्षों से, लंबे समय से कच्चे मकान में रहा करते थे या उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलाई गई है उससे काफी जो लोग हैं, अटल ज्योति की हम बात करें, जिससे कि लोगों को अपना बिजली उनको उपलब्ध हो सके, ग्रामीण अंचल में, गरीब वर्ग के लोगों में, कमजोर वर्ग के लोगों में, बीपीएल धारी जो हमारे लोग हैं, वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और उसको निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी मजबूती के साथ में हम लोग कर पाएंगे। आपको जनता के बीच में चुनाव में जाना आने वाले वक्त में, और जहां से आप एक बार चुनकर आए, जनता ने आपको काफी मतों से वहां चुनाव भी जिताया था, फिर भी अब दोबारा फिर आपको एक बार उनके बीच जाना है, आप उनसे लगातार संपर्क में भी हैं, कोरोना का संक्रमण भी था, ऐसे समय में आप कैसे उनसे आपने संपर्क संवाद स्थापित किया? और एक मंत्री रहते, आपने जब मंत्री बने, आपने पीछे शपथ ली थी मंत्री पद की, तो उस समय आप क्या करना चाहते थे, क्या कर पाए, और आने वाले वक्त में आप क्या करना चाहते हैं? ये आखिरी सवाल है मेरा। मैंने आपको पूर्व में बताया कि सांची विधानसभा की जनता के बीच में मैं हमेशा रहा हूं, रहता हूं और रहूंगा। पद पे रहा हूं तब भी, पद पे नहीं रहा हूं तब भी, विधायक रहा हूं तो भी, मंत्री रहा हूं तो भी लोगों के बीच में रहा है। और उनकी जो काम है या उनके जो सुख दुख में शामिल होने की बात है, उनके हमेशा मैं रहा हूं। अनेकों कामों की जो आज हो नहीं पाए, उनको भी हम आगे, चाहे हम जहां सड़कें नहीं बनी हैं, रह गए कुछ गांव, उनको सड़क बनाने की बात हो, कुछ जगहों पर शिक्षा के क्षेत्र में जहां कहीं स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, चाहे उसको हम बनाने की हम बात करें, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए जो दिक्कतें आ रही हों, उनको हम दूर करने की बात करें, अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको हम स्थापित करने की हम बात करें। और जैसे हमने पूर्व में भी, मैं जब 2008 और 13 के बीच में विधायक था, मैं उस समय विपक्ष में था, लेकिन तब भी हमने काफी लड़ाई लड़ी। जो आज सांची से होते हुए रायसेन बाईपास होते हुए भोपाल का जो रोड है, उसको हमने आदरणीय सिंधिया जी के माध्यम से केंद्र सरकार से 225 करोड़ की स्वीकृति हमने कराई थी, जिसमें आज वो रोड बनकर तैयार हो गया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि 35 से 40 मिनट के अंदर हम लोग रायसेन भोपाल से पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने रायसेन में केंद्र सरकार से आदरणीय सिंधिया जी के माध्यम से रायसेन में स्थापित किया था। सेंट्रल स्कूल नहीं था, उसको हमने उनके माध्यम से वहां पर स्थापित किया था। जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो हमने ऊर्जा विभाग से, केंद्र से लगभग 65 करोड़ रुपए रायसेन जिले को, विद्युत विभाग को हमने दिलवाए, जिससे कि गांव में जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। और जो जो चीजें रही हैं कई जगहों पर, अभी जैसे मैंने पूर्व में बताया, उन सबको, शिक्षा के क्षेत्र में, आपके सड़कों के क्षेत्र में, अन्य जो आवश्यकताएं हैं, जहां पेयजल की जहां कमी है उसको, जहां किसानों के लिए सिंचाई के लिए जहां छोटे छोटे डैम हो, चाहे हम स्टॉप डैम की बात करें, उनको भी हम
ऐसे बहुत ढेर सारी बनाएंगे चीजें हैं जिससे जो कि वहाँ किसान और आपने सोचा था, बहुत कुछ किया और जो बचा है वो आगे करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप बहुत साधारण परिवार से पढ़ लिख कर यहां तक पहुंचे, आप डॉक्टर बने, आप फिर विधायक भी बने, मंत्री भी बने, तो जब विधानसभा का चुनाव हारे या डॉक्टर बनने के बाद नौकरी न करके सियासत की राह पर बढ़े, पल्ला अपना वो जो कैरियर था, बड़ा कैरियर आपने छोड़ दिया अचानक, फिर मंत्री थे आप, मंत्री वाला भी अपने कैरियर आपने दांव पे लगा दिया, अपना पद दांव पे लगा दिया। इन सारी चीजों में कब झिझक पैदा हुई, कब लगा कि ये बहुत बड़ा दांव है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कभी इस, और इनमें सबसे ज्यादा आपको सोचने में या तय करने में सबसे अधिक समय कब लगा? देखिए, जब बीच बीच में, जैसे मैं 1985 में पहली बार मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था और मैं उस समय यंग था, MBBS करके मैं निकला था और मैंने काफी जज्बे के साथ में काम भी किया, लेकिन 90 में मुझे पार्टी ने टिकट में रखा। तो फिर मैंने प्रैक्टिस भी की रायसेन में 1 साल तक, फिर 1 साल हमने दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में हमने काम भी किया चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर बाद में मैं वापस आया, फिर 93 में इलेक्शन लड़ा, 98 में लड़ा। उस बीच में मैं विधानसभा के चुनाव में पराजित हुआ, तो मैंने दूसरे फील्ड में जिला पंचायत और तो मेरा आपसे सवाल यही था कि चिकित्सा एक बड़ा कैरियर था, सुनहरा कैरियर था, और खासतौर से आप जिन परिस्थितियों से आए थे उन परिस्थितियों में विधायक बनना आगे की चीज थी, लेकिन चिकित्सक बनना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण था, बड़ा कैरियर था आपके सामने। तो उस समय आपने सोचा नहीं, छोड़ो इस कैरियर को छोड़ते हैं, जनता की सेवा करेंगे, तब आपको निर्णय लेने में असुविधा हुई, असमंजस पैदा हुआ, या अभी आपने अपना मंत्री पद जो छोड़ दिया था तब असमंजस पैदा हुआ? ज्यादा असमंजस कब पैदा हुआ, अपना अंतर्द्वंद कब अधिक हुआ, ये मेरा सवाल था आपसे। मुझे कभी असमंजस नहीं रहा है, मैंने हमेशा यही सोचा है कि जो भी मुझे काम मिलेगा उसको मैं ईमानदारी के साथ में करूंगा और उसी को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब जब मुझे जो भी काम मैंने किया है या हाथ में लिया है, मैं उसमें हमेशा सफल भी रहा हूं, खुश भी रहा हूं। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, तब भी मैं खुश था। विधायक रहा मैं, तब भी मैं खुश था, और काम करने का मेरे को जो मन में जो जज्बा था उसको मैंने करने का प्रयास किया है, और आज भी मेरे को झिझक कभी रही नहीं है। हर काम, चाहे छोटे से छोटा काम मुझे करने का अवसर मिला हो या बड़े से बड़ा काम करने का मिला, मैंने उसको करने का पूरा अंजाम, पूरी मेहनत के साथ में और लगन के साथ में करने का मैंने प्रयास किया है। और वही मेरी पूंजी है कि आज मेरे क्षेत्र के लोग आज मेरे साथ में खड़े हुए हैं। कोई भी वक्त रहा हो, चाहे मेरे लिए, मतलब मैं पद पर नहीं भी रहा हूं, तब भी लोग मेरे साथ खड़े रहे, और वही मेरे लिए संभल रहा है। और काम करने का मेरा जो मुझे, मैंने अपने माता पिता से भी सीखा है, उन्होंने बहुत जो मेहनत की है, छोटे कृषक थे मेरे पिता, और उन्होंने जितनी मेहनत के साथ में काम किया है उनसे मैंने सीखा है। और आज हमारे नेता रहे स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया, उन्होंने भी हमको यही मेहनत और लगन से काम करने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, उस पर हम हमेशा चलते हैं और हमारे मन में कभी कोई हिचक नहीं रहती। बिल्कुल प्रभुराम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। जनता के बीच में जाना है, उन्हें उम्मीद है कि जनता उनको प्रतिसाद देगी, एक बार फिर उन्हें मौका देगी। साथ ही जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करना है। कुछ बड़े काम उन्होंने किए हैं, सड़क से लेके पुल निर्माण से लेकर कई तरह के काम। इसके साथ वो चिकित्सक हैं तो उन्होंने दिल्ली तक जाकर ये सेवाएं भी दी हैं। एक विधायक के नाते बहुत से काम किए हैं, और वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। जो देश की आवश्यकता है, जो राष्ट्रवाद है, अब वो उसकी ओर आकर्षित है।
और वक्त के साथ ये तब्दीली होना कोई नई बात नहीं है। माधवराव सिंधिया से वो बहुत प्रभावित है, उनके कामों को वो आज भी याद करते हैं और उनका मानना है कि उन्हें और वक्त मिलता माधवराव सिंधिया को तो और बड़े काम करते, और उन्होंने जो कुछ भी किया, आदर्श स्थापित किया समाज में। एक छोटी सी वायुयान दुर्घटना के बाद उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया उसको भी वो याद करते हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि सिंधिया जी एक बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर कहते हैं, अनजाने में नहीं कहते। सरकार को बहुत समझाने की कोशिश की। सरकार का जिक्र अगर मैं कर रहा हूं तो वो सरकार, कमलनाथ सरकार की बात वो कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकार को समझाने की बहुत कोशिश की, विधायकों ने समझाया, कार्यकर्ताओं ने बताया, मंत्रियों ने समझाया, लेकिन शायद वो समझना नहीं चाहते थे। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान हुआ तो फिर सहा नहीं गया। इसके साथ वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं, नीति रणनीति लंबे समय तक बनती है, और यही उन 22 लोगों के इस्तीफे देने के पीछे की वजह भी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मॉडल स्कूल अपने क्षेत्र में बना लिया, वहां स्वीकृत कर दिया। उनके भूमि पूजन किए गए जो कार्य थे उसको भी संबंधित विभाग ने निरस्त कर दिया। ये उनके लिए बहुत अपमानजनक था। और वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने कुछ काम बताए, पुल का निर्माण था और लोगों को बहुत परेशानी होती थी, वो तत्काल शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृत किए। ये अलग बात है कि 15 साल में सरकार बहुत ढेर सारे काम नहीं कर पाई, 15 महीने में भी सरकार बहुत से काम नहीं कर पाई, इन सब चीजों की वो बात करते हैं, लेकिन अपने अपने अंदाज में। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।